हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारे ब्लैक बुक वी1 सेक्शन का पार्ट 6 में हम देखेंगे 101 टू 120 ईडियम्स विद एग्जैक्ट मीनिंग, हिंदी और इंग्लिश में। ओरिजिन स्टोरी के वो ईडियम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उसके पीछे की मज़ेदार कहानी कहाँ से डेवलप हुआ है, और एक विजुअल इमेज जो एग्जाम में हेल्प करेगी आप। एग्जाम में जब ईडियम देखेंगे आप तो उसकी इमेज आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक करेगी और उसका एक्चुअल मीनिंग माइंड में आ जाएगा, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा एसएससी एग्जामिनर ट्रैप ऑप्शन, यानी जो भी उस ईडीएम से रिलेटेड जो ट्रैप एग्जामिनर आपको दे सकता है, हम उसको पहले ही एक्सपोज करके चलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप दोस्तों के साथ शेयर करिए और सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा आज का ईडीएम है वो है हैंड इन ग्लोव, वर्किंग क्लोजली टुगेदर ऑफ्टन फॉर डिसऑनेस्ट पर्पस, यानी मिली भगत होना, घनिष्ठ संबंध होना। ठीक है, हैंड इन ग्लोव, ग्लव्स होते हैं, ठीक है, हैंड इन ग्लव। दस्ताने को बोलते हैं ग्लव्स, यानी हाथ में इतनी आसानी से और सटकर टाइटली फिट हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं। इसका इस्तेमाल ऐसी घनिष्ठता या जोड़ी के लिए होने लगा जो अक्सर किसी गलत काम या खुफिया साजिश में साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो ग्लव्स को बोलते हैं क्या, दस्ताने, ठीक है, वो उंगलियों में ऐसे सेट हो जाते हैं जैसे एक दूसरे के लिए बने हों। जब दो लोग खुफिया तौर पर एक दूसरे से मिलकर पूरा साथ देते थे, एक टीम की तरह काम करते हैं, तो वो हैंड इन ग्लव होते हैं। ये दिखाता है उनकी गहरी साझेदारी, खासकर जब मकसद कुछ गलत या स्वार्थी हो। ये दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही मकसद के दो पहलू होते हैं। लोकल पुलिस एंड करप्ट पॉलिटिशियन वर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद द स्मगलर्स। अब में क्या हो जाएगा कि एग्जामिनर की तरफ से जो करेक्ट मीनिंग है वो रहेगा इन एक्सट्रीमली क्लोज एसोसिएशन और कोलिजन। अब रहेगा जो एग्जामिनर फंसा है, टू वियर विंटर ग्लव्स टू फाइट विद बेयर हैंड्स, यानी ग्लव्स हमेशा एयर में होते हैं और एक दूसरे को परफेक्टली फिट करते हैं। वैसे ही कुछ लोग एक दूसरे के बिना अधूरे नहीं बल्कि काम के नहीं होते, दोनों मिलकर ही गेम खेलते हैं। जहाँ साथ हो सीक्रेट प्लान का, वही होता है हैंड इन ग्लव। नेक्स्ट इडियम है कीप एट आर्म्स लेंथ, यानी दूर से सलाम करना, दूरी बनाए रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली और क्लोज विद समवन, ये किसी व्यक्ति के एक साथ दूरी, यानी व्यक्ति से एक हाथ की दूरी, जो वन आर्म, ये जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किसी से एक हाथ की दूरी बनाने को बोलते हैं, दूरी रखना, ठीक है, कीप एट आर्म्स लेंथ। यानी किसी व्यक्ति से एक हाथ की दूरी बनाकर रखने से वो आपके इतना पास नहीं आ पाता कि आप पर हावी हो सके या नुकसान पहुंचा सके। इसका मतलब होता है किसी के साथ ज़्यादा गुलाम घुलना मिलना नहीं, यानी ठीक है, हर किसी के साथ ज़्यादा क्लोज होने से कभी कभी आपका फ़ायदा उठाया जा सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है, ज़रूरत पड़ने पर एक हेल्थी डिस्टेंस बनाए रखें और अपनी बाउंड्रीज क्लियर करें। इट इज़ वाइज टू कीप सेल्फिश पीपल एट आर्म्स लेंथ। में जो करेक्ट मीनिंग होएगा, टू मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस एंड अवॉइड इंटीमेसी। में हो जाएगा टू मेजर द लेंथ ऑफ समवन्स आर्म, टू होल्ड समवन बाय द आर्म। यानी ईडियम का जो मतलब है वो हो जाएगा किसी से एक आर्म की दूरी रखना, ठीक है, यानी सेफ डिस्टेंस बनाना और अवॉइड इंटीमेसी। नेक्स्ट ईडियम है सेल लाइक हॉट केक्स, यानी हाथों हाथ बिक जाना, तेजी से बिकना। सेल वेरी क्विकली एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। पुराने ज़माने में मेले या मेलों के ताज़ा बने हुए गरम गरम पैनकेक या हॉटकेक्स इतने स्वादिष्ट होते थे कि जैसे ही तवे से उतारते थे लोग उन्हें तुरंत खरीद लेते थे और वो चुटकियों में बिक जाते थे। ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट या चीज़ इतनी पसंद की जाती है, सारे लोग उसे खरीद लेते हैं और स्टॉक जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो कहते हैं वो सेल लाइक हॉट केक हो गई, ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब भी आईफोन की नई कोई सीरीज, एक सीरीज का नया कोई आता है वर्जन, ठीक है, फोन नया लॉन्च होता है तो उससे पहले ही वो हाथों हाथ बिक जाता है, ठीक है, इतने उसको चाहने वाले लेने वाले होते हैं। उसे बोलेंगे सेल लाइक हॉट केक्स, यानी हाथों हाथ बिक जाना। द न्यू स्मार्टफोन मॉडल वाज सो पॉपुलर डेट इट सोल्ड लाइक हॉट केक ऑन द फर्स्ट डे। ट्रैप में क्या हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग टू बी बॉट क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स। ट्रैप हो जाएगा टू बेक फ्रेश केक्स इन अ बेकरी टू सर्व फूड हॉट।
ईडियम का मतलब याद रखना है तो कैसे कि जो चीज़ बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा मात्रा में बिक जाए तो उसे बोलेंगे सेल लाइक हॉट केक। नेक्स्ट ईडियम है अपना बेड ऑफ हॉर्सेस, यानी ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड ऑफ रोजेस यानी फूलों की सेज, आसान और सुखद स्थिति, प्लेजेंट, कंफर्टेबल और इजी सिचुएशन। ठीक है। बेड ऑफ रोजेस यानी गुलाब के फूलों की सेज पर सोना आराम और ऐशो आराम का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल जिंदगी की ऐसी स्थिति के लिए किया जाता है जहाँ कोई परेशानी या दिक्कत ना हो। ठीक है। जिंदगी में हमेशा, जिंदगी क्या है ना, जिंदगी कभी आसान नहीं होती है। कभी कभी हम चैलेंजेस, स्ट्रगल्स और सेक्रीफाइस का सामना करना पड़ता है। ए बेड ऑफ रोजेज जैसी स्थिति कम ही आती है, मतलब जो एकदम सुखद स्थिति होती है वो बहुत कम होती है लाइफ में। इसीलिए मेहनत और धैर्य जरूरी है उस सब के लिए। ठीक है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज सो यू हैव वर्क हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स। ऑप्शन में आ जाएगा, ट्रैप में करेक्ट हो जाएगा एन इजी एंड लग्जीरियस सिचुएशन। तब हो जाएगा कि ए गार्डन फुल ऑफ रेड रोजेस, ए बेड डेकोरेटेड फॉर अ फेस्टिवल। यानी ईडियम का मतलब सोचो, फूलों की सेज पर सोना बहुत आराम और सुख का प्रतीक है, इसीलिए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आसान, सुखदायक और बिना परेशानी वाली स्थिति। नेक्स्ट ईडियम में एप्पल ऑफ वंस आई, यानी आंखों का तारा होना, बहुत अधिक प्रिय होना। पर्सन हु इज ग्रेटली चेरिश्ड एंड लव्ड। पुराने जमाने में आंख का जो तारा होता है, जिसे जिसे पुतली बोलते हैं, उसे पिपिल, ठीक है, आई पिपिल जिसे बोलते हैं, वो एक एप्पल की तरह माना जाता था। जैसे आंख का पुपिल जो पुतली होती है सबसे नाजुक और कीमती हिस्सा होता है, जिसे हम हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही किसी बहुत प्यारे व्यक्ति को एप्पल ऑफ आई कहा जाता है। कि जैसे हम अपनी आंख की जो पुतली होती है उसको सबसे कीमती समझकर उसकी हिफाजत करते हैं, वैसे ही हम अपने एप्पल को, एप्पल ऑफ आई यानी बहुत प्यारे व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे इम्पोर्टेंस देते हैं। उसे बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आई। द यंगेस्ट डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। एम में क्या हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग अ पर्सन हु इज वेरी डियर एंड स्पेशल। ट्रैप हो जाएगा, अ डिलीशियस स्वीट फ्रूट हैविंग गुड आई साइट। नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड। ठीक है। फीलिंग्स और हार्टेड और ऑनेस्ट और हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल यानी आपसी दुश्मनी, पुरानी रंजिश। यानी पुराने समय में ये माना जाता था कि जब लोगों के दिल में गुस्सा, जलन या नफरत आती है, उनका खून खराब या जहरीला हो जाता है। इसका मतलब है दो परिवारों या लोगों के बीच लंबी दुश्मनी। जब दो लोग आपस में, परिवारों के बीच गहरी नफरत या पुरानी दुश्मनी होती है तो बीच का रिश्ता टूट जाता है और बातचीत तक खत्म हो जाती है, यानी होता है बैड ब्लड। ठीक है। देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर जनरेशंस ओवर लैंड। में हो जाएगा जो एग्जैक्ट मीनिंग, जो करेक्ट मीनिंग है, एक्टिव इल फीलिंग और एनिमिटी। ठीक है। ट्रैप क्या हो जाएगा, हैविंग एन इन्फेक्शन इन द ब्लड, ए मेडिकल इलनेस। नेक्स्ट इडियम है बाई हुक और बाई क्रुक, बाई क्रुक, बाई हुक और बाई क्रुक यानी हर हाल में, किसी भी तरीके से, सही या गलत। बाई एनी मीन्स नेसेसरी। यानी मिडाइवल इंग्लैंड में सही, जो शाही जंगल, जो रॉयल फॉरेस्ट से लकड़ी काटने की इजाजत नहीं थी, लेकिन गरीब लोग पेड़ की पंखुड़ियों से जमीन पर गिरी या नीचे झुकी लकड़ी को हुक, यानी जो आंकड़े वाली जो लाठी होती है, या क्रोक जैसे चरवाहे की जो स्टिक से तोड़ कर ले जाते थे, यानी किसी भी तरह से काम निकालते थे। ठीक है। उस तरह से एक इसका जो कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जिंदगी में कई बार लक्ष्य को पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। कुछ लोग ईमानदारी के साथ काम करते हैं, जबकि कुछ लोग गलत या चालाकी से इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो वही होता है कि हर हाल में अचीवमेंट पाना और उद्देश्य हासिल हासिल कर लेना, यानी बाई हुक और बाई क्रुक। ही वॉज डिटरमाइंड टू विन द इलेक्शन बाई हुक और बाई क्रुक। हो जाएगा यूजिंग फिशिंग हुक्स, वॉकिंग विद अ वॉकिंग स्टिक। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है कॉल अ स्पेड अ स्पेड, यानी साफ साफ कहना, बिना लाग लपेट के कड़वा सच बोलना। टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली। एंशियंट ग्रीक से आई कहावत में स्पेड एक ऐसा साधारण खेती का औजार था, जो फावड़ा बोलते हैं ना, जैसे फावड़ा, तो ऐसे हमारे यहाँ भी अभी गांव में लोग फावड़ा ही बोलते हैं। खेती का औजार को बिना किसी शानो शौकत या एग्जीग्रेटेड नाम दिए सीधा फावड़ा बोल देना ही क्या है कि कॉल है स्पेड है स्पेड, मतलब उस चीज को ना ज्यादा इधर उधर घुमा फिरा के कहना, सीधे सीधे साफ बोल देना। जब हम किसी सिचुएशन या व्यक्ति या गलती के बारे में बिना झिझक, बिना मीठा बने, जो सच में है
वही सीधे शब्दों में बोलते हैं तब हम कॉल अ स्पेड कर रहे होते हैं। ये ईमानदारी और स्पष्टता की निशानी है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाए, आई लाइक जॉन बिकॉज ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड इवन इफ इट हर्ट्स पीपल। अब हो जाएगा कि टू डिग अ गार्डन विद अ स्पेड, और एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा टू स्पीक प्लेनली एंड डायरेक्टली अबाउट समथिंग। ईडियम का मतलब है सीधे और ईमानदारी से बात करना। नेक्स्ट ईडियम से पहले जिन साथ बता दूं कि जिन साथियों ने अभी तक हमारा A1 सेक्शन नहीं देखा है कंप्लीट, उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया है जिसमें हमने टॉप 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किए हैं, कवर किए हैं विद इजी निमोनिक स्ट्रक्ट के साथ, जो रिसेंटली एसएससी में पूछे गए हैं, तो साथ ही उसको जाके चेकआउट करें। नेक्स्ट ईडियम है अपना गो और रन अराउंड इन सर्कल, यानी व्यर्थ भाग दौड़ करना, समय बर्बाद करना। वेस्ट टाइम विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस, जब कोई भटक जाता है या जंगल में बिना किसी दिशा के दौड़ता है तो वो आगे बढ़ने के बजाय घूम घूम कर उसी जगह जो सर्कल है वापस आ जाता है। यानी बहुत मेहनत करने के बाद भी जीरो रिजल्ट आना। यानी जब हम बिना क्लियर प्लान के डायरेक्शन के काम करते हैं तो कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन रिजल्ट वही का वही रहता है, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं गो अराउंड इन सर्कल्स, के वी हैव बीन डिस्कसिंग दिस इशू फॉर 2 आवर्स बट वी आर नॉट जस्ट गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। ये ट्रैप में क्या हो जाएगा, करेक्ट मीनिंग टू वेस्ट एफर्ट विद नो यूजलेस यूजफुल रिजल्ट। हो जाएगा टू रन इन एथलेटिक ट्रैक, टू डांस इन सर्कल। नेक्स्ट ईडियम है इन द निक ऑफ टाइम, यानी ठीक समय पर, बिल्कुल आखिरी मौके पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, जस्ट इन टाइम। यानी पुराने टाइम में स्कोर बोर्ड या कैलेंडर के बजाय लकड़ी के छोटे खांचे जिन्हें निक्स बोलते हैं, नोचिस, बनाकर वक्त या स्कोर को देखा जाता है। जैसे ही आखिरी निक बनता था मतलब बिल्कुल एंड आ गया, ठीक है, उसको इस तरह से देखते थे कि आखिरी जो निक होगा, जो खांचा होगा ये वाला, उसको बोलेंगे इन द निक ऑफ टाइम, यानी लास्ट जो निक होगा। जब किसी काम के लिए हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा वक्त बचता है और कोई मदद या सॉल्यूशन बिल्कुल आखिरी पल पर आकर हमारी मुश्किल दूर कर देता है तो उसे कहते हैं इन द निक ऑफ टाइम। ट्रैप में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जस्ट बिफोर इट इज टू लेट, एग्जैक्टली ऑन टाइम। और ट्रैप हो जाएगा टू कट समथिंग विद अ नाइफ, यानी एग्जांपल होगा द डॉक्टर अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम एंड सेव द पेशेंट्स लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है इन्स एंड आउट्स, यानी पूरा विवरण, भीतर की सारी बातें। ऑल द डिटेल्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ समथिंग, किसी घर या महल के अंदर और बाहर, यानी इन और आउट के सारे रास्ते, गुप्त दरवाजे और कमरों की जानकारी होना। इसी से किसी मुद्दे या बिजनेस की हर छोटी से छोटी बारीकी और गुप्त बातों की जानकारी होने को इन्स एंड आउट्स कहते हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति को किसी मामले, बिजनेस या सिस्टम के बारे में पहले से कोई पूरी जानकारी होती है, अंदर की भी कुछ सारी बातें उसको पता होती है, तो उसे बोलते हैं इन्स एंड आउट जानता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पूरी बात की गहराई से समझ होना। एग्जाम्पल हो जाएगा एज अ सीनियर मैनेजर सी नोज ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द कंपनी। अब हो जाएगा करेक्ट कि ऑल द फुल डिटेल्स एंड इंट्रिकेसीज ऑफ ए मैटर, ठीक है। ट्रैप ऑप्शन हो जाएगा एंटरिंग एंड एग्जिटिंग रूम, टू वॉक इन एंड आउट ऑफ ए शॉप। नेक्स्ट ईडियम है ईडियम ऑफ द ब्लू, यानी अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली विद नो प्रायर वार्निंग, यानी साफ नीले आसमान में बिना किसी काले बादल के सडन बिजली का कड़कना या बारिश होना बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। इसका इस्तेमाल ऐसी घटना के लिए होता है जो बिना किसी वार्निंग के अचानक हो जाए, तो उसे बोलेंगे आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। जब कोई चीज़ या घटना बिना किसी पीछे के संकेत के, सूचना के अचानक हो जाती है तो हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आफ्टर नॉट स्पीकिंग फॉर 5 years शी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू यस्टरडे। टैब में आ जाएगा जो करेक्ट मीनिंग है अनएक्सपेक्टेडली एंड विदाउट वार्निंग। टैब हो जाएगा फॉलिंग इनटू ब्लू वाटर। नेक्स्ट इडियम है स्टील संबंध थंडर, है दूसरों का श्रेय छीन लेना, किसी की तारीफ या ध्यान अपनी तरफ खींच लेना। टेक समवन एल्स टेंशन और क्रेडिट, 18th century में एक प्ले राइट जॉन डेनिस ने नाटक के लिए बिजली बादल की गर्जना, जो थंडर बोलते हैं, साउंड इफेक्ट की नई टेक्निक बनाई। उनका नाटक फ्लॉप हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि दूसरे नाटक में उन्हीं के थंडर वाली टेक्निक को चोरी करके इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि दे स्टॉल माई थंडर, ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी और की मेहनत या आइडिया का क्रेडिट ले लेता है या
सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, तो वो होता है स्टील सम्मस थंडर। एग्जाम्पल हो जाएगा, सी वाज अबाउट टू अनाउंस हर एंगेजमेंट बट हर सिस्टर स्टोल हर थंडर बाय अनाउंसिंग हर प्रेगनेंसी। टाइप क्या हो जाएगा कि टू कॉज हैवी रेनफॉल एंड लाइटनिंग। ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी एड़ी चोटी का जोर लगाना, जी तोड़ मेहनत करना। ट्राई एज हार्ड एज पॉसिबल, जब हम शरीर से बहुत ज़्यादा मेहनत या एक्सर्शन करते हैं तो हमारी हर एक नस जो होती है, जिसे नर्व बोलते हैं, और मसल्स पर बहुत ज़्यादा दबाव और खिंचाव यानी स्ट्रेन पड़ता है, यानी किसी काम को करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देना, तो उसे बोलेंगे स्ट्रेन एवरी नर्व। यानी जब हम किसी इंपॉर्टेंट गोल या अचीव करने के लिए अपनी पूरी ताकत, दिमाग, एनर्जी लगा देते हैं, तो उसे, यानी हमने पूरा उसमें 100% एफर्ट दे दिया, उसे बोलेंगे हम स्ट्रेन एवरी नर्व। ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू क्लियर द एसएससी एग्जाम ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। हो जाएगा करेक्टली टू मेक मोस्ट एफर्ट्स। ठीक है। टैप हो जाएगा टू सफर फ्रॉम नर्व डैमेज टू गेट एंग्री इजीली। नेक्स्ट इडियम में टेक टू वंस हील्स, यानी रफू चक्कर होना, डर के मारे भाग खड़ा होना। फ्ली टू रन अवे इन फियर, जब कोई इंसान बहुत तेजी से भागता है, पीछे से देखने पर उसकी एड़ियां हवा में उड़ती हैं, नजर आती हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल किसी मुसीबत या डर के मारे भाग जाने के लिए किया जाता है। जैसे जब किसी डेंजर में हम होते हैं तो वहां से भागने लगते हैं। ठीक है। और तो तुरंत क्या होता है कि अपनी हील्स लेकर भाग जाते हैं। अपनी जो एड़ियां होती हैं वो होती है ना साथी, तो एक तरह से हम उनको साथ लेकर भागते हैं, तो बोलेंगे टेक टू वंस हील्स। ठीक है। रफू चक्कर हो जाना। द थीव्स टुक टू देयर हील्स एज सून एज दे सॉ द पुलिस अराइविंग। ट्रैप में करेक्ट मीनिंग है टू रन अवे इन फियर, और जो ट्रैप हो जाएगा टू बाय न्यू शूज। ठीक है। तो नेक्स्ट ईडियम से चलने से पहले जिन साथियों ने अभी तक C1 सेक्शन कंप्लीट नहीं किया है, वो टॉप 200 सिनोनिम एंटोनियम जो एसएससी ने रिसेंटली पूछे हैं, प्ले लिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे एक ही मैंने वन शॉट वीडियो उसका बना दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट ईडियम है अपना वियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव, खुले दिल से भाव दिखाना, अपनी भावनाएं ना छुपाना। टू मेक योर फीलिंग्स ऑब्वियस टू एवरीवन, मिडाइवल टाइम में जोस्टिंग जिसे भाला युद्ध के दौरान शूरवीर सैनिक अपनी प्रेमिकाओं जो लेडी लव के नाम का रिबन अपनी आस्तीन यानी स्लेब पर बांधते थे, ताकि सबको पता चल सके कि वो किससे प्यार करते हैं, यानी अपने दिल की बात सबको जाहिर कर देना। ठीक है। जिस तरह से इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ अपनी लेडी लव का नाम डाल के सबको दिखाते थे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते थे। ठीक है। जो लोग अपनी खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार, सब इमोशन को पाते नहीं है, उनकी फीलिंग्स उनके चेहरे, बातों और व्यवहार से सबको दिख जाती है, तो वो बिल्कुल वियर देयर हर्ट ऑन देयर स्लीव कहते हैं। ठीक है। रोहन वियर्स इज हर्ट ऑन हिज स्लीव, एवरीवन नोज व्हेन ही इज अपसेट। में करेक्ट मीनिंग हो जाएगा टू एक्सप्रेस वंस इमोशन ओपनली एंड फ्रीली। टैप हो जाएगा टू हैव अ हर्ट कंडीशन। नेक्स्ट इडियम है अ बर्ड्स आई व्यू, यानी ऊपर से देखा गया विस्तृत दृश्य, सरसरी निगाह, यहाँ बर्ड आई व्यू यानी अ व्यू फ्रॉम अ हाई पोजीशन, जनरल ओवरव्यू। एक पक्षी जो बर्ड होता है जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ता है तब उसे जमीन के एक एक बड़े हिस्से को ऊपर से देख सकता है। ठीक है। इसका इस्तेमाल किसी चीज को ऊपर से देखने या किसी मुद्दे का मुख्य हाईलाइट को समझने के लिए होता है। यानी जैसे ये एक वर्ड है जो ऊपर आसमान में उड़ती है, तो वो नीचे के जो है बड़ी जो रोड है, बहुत सारे घर, नदी एक साथ वो देख सकती है। जब हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो हमें उसका ओवरऑल पिक्चर समझ आता है। जैसे बर्ड को पूरी वैली, रोड, नदी, मकान सब एक साथ दिख जाते हैं, वही होता है अ बर्ड्स आई व्यू। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर यू गेट अ ब्यूटीफुल बर्ड्स आई व्यू ऑफ द एंटायर सिटी। ट्रैप हो जाएगा जो करेक्ट मीनिंग है अ जनरल व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अबव। ट्रैप हो जाएगा टू वॉच बर्ड्स थ्रू बाइनोकुलर्स हैविंग बीक साइट लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट इडियम है एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी जले पर नमक छिड़कना, बुरी स्थिति को और बुरा बनाना। वर्सन है बैड सिचुएशन विद ह्यूमिलेशन और फर्दर हार्म। नहीं, इसकी शुरुआत एओस की एक कहानी से हुई जहां एक आदमी ने मक्खी को मारने की कोशिश की, लेकिन मक्खी के बजाय उसने खुद को ही थप्पड़ मार लिया। ठीक है। मक्खी ने हंसकर उसका मजाक उड़ाया, यानी पहले से ही उसे नुकसान या दर्द के ऊपर बेइज्जती भी झेलना पड़ा। कि जब किसी को साथ पहले से ही कुछ बुरा हो रहा हो, चाहे हो या बुरा हो चुका हो, जैसे नुकसान, दुख, प्रॉब्लम, उसके ऊपर कोई आकर उसका और मजाक बनाए और बेइज्जती करे, उसे क्या लगता है कि या फिर उसकी और ज़्यादा नुकसान कर दे, तो उसमें होता है कि एड इंसल्ट टू इंजरी कहलाता है। ठीक है।
नॉट ओनली डिड दे कैंसिल माई फ्लाइट बट टू एड इंसल्ट टू इंजरी दे लॉस्ट माई लगेज टू। ऑप्शन में जो हो जाएगा करेक्ट मीनिंग, टू वर्सन अ बैड सिचुएशन विद ह्यूमिलेशन और फर्दर हार्म। अब हो जाएगा टू ट्रीट अ वाउंडेड पर्सन टू फाइट विद अ इंजर्ड आर्म। ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है बैक टू स्क्वायर वन, यानी फिर से शुरुआत पर आना, जहाँ से चले थे वहीं वापस पहुंचना। बैक टू द वेरी बिगिनिंग हैविंग टू स्टार्ट अगेन, यानी जैसे बोर्ड गेम जो होते हैं स्नेक एंड लेडर, सांप सीढ़ी जिसे बोलते हैं, अगर आप किसी बड़े सांप के मुंह में आ जाते हैं तो आपको वापस शुरुआती कहानी जो स्क्वायर वन होता है, जो पहला स्क्वायर होता है इसमें, उस पर आना पड़ता है। या फिर पुराने रेडियो कमेंट्री में मेइडन को 8 स्क्वायर्स में बांटा जाता था, जहाँ स्क्वायर एक शुरुआत होती थी। ठीक है। सांप सीढ़ी में क्या होता है कि जब अगर कोई बड़ा सांप आपको खा लेता है तो आज शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है। उसको बोलेंगे बैक टू स्क्वायर वन, कि जब कोई काम प्लान या प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो ये बीच में रुक जाता है, तो हम फिर से शुरुआत से सब कुछ प्लान करके आगे बढ़ना पड़ते हैं। तो यानी बिल्कुल वापस से स्टार्टिंग पॉइंट आ जाना बैक टू स्क्वायर वन है। यानी व्हेन आवर मेन बिजनेस आइडिया फेल टू वी वर बैक टू स्क्वायर वन। स्टेप हो जाएगा करेक्ट रिटर्निंग टू द ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर अ फेलियर। स्टेप हो जाएगा टू ड्रॉ ए स्क्वायर ऑन पेपर टू विन अ बोर्ड गेम। ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होगा शुरुआत का पॉइंट। वो नेक्स्ट है हमारा इसमें ईडियम बिगर और अदर फिश टू फ्राई, यानी ज़्यादा जरूरी काम होना, बड़े मसले होना। मोर इम्पोर्टेंट मैटर्स टू डील विद, यानी यहाँ फिश फ्राई करने का मतलब किसी काम पर ध्यान देना। अगर आपके पास पालने के लिए बड़ी मछली यानी बिगर फिश है तो आप छोटी मछली पर अपने समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है कि छोटे मुद्दों को छोड़कर बड़े और ज़रूरी कामों पर ध्यान देना। जब हमारे पास बड़े और ज़रूरी काम होते हैं, जब छोटे और बेकार के झगड़ों या छोटी बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, हमारी प्रायोरिटी बड़ी होती है। लाइक जैसे अभी हम लोगों का क्या एक मोटिव होना चाहिए, क्या मकसद होना चाहिए, सिर्फ अपना CGL या SSC क्रैक करना। ठीक है। उसके लिए अभी से ये क्या चल रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन सी मूवी आ रही है, क्या हो रहा है, उस तरह के चीज़ों पर भी ध्यान देने का टाइम नहीं है। वो सारी चीज़ें सक्सेस होने के बाद एकदम बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है। जब हम उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसीलिए अभी जो मेन जरूरी है वो है हमारे लिए अपना SSC क्रैक करना, अपना एग्जाम क्रैक करना। ठीक है। तो उसे बोलेंगे बिगर फिश टू फ्राई, यानी जरूरी काम वही है अभी। आई कांट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस माइनर आर्गूमेंट, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो ट्रैप क्या हो जाएगा, टू हैव मोर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वर्क टू अटेंड टू हो जाएगा करेक्ट मीनिंग। और तो ट्रैप हो जाएगा टू कुक अ लार्ज फिश फॉर डिनर, वो फिशिंग द रिवर। ठीक है। ये थे आज के हमारे और 20 वर्ड्स। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा C1 और A1 कंप्लीट नहीं किया है, वो साथी उसे कंप्लीट करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।